नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की कि हम किस प्रकार से पाठ्य योजना को बनाते हैं और उसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। इस विषय में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि पाठ्य योजना निर्माण के जो हैं वो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने उपागम बनाए और अप्रोच बनाए, लेकिन हमारे भारत में हर्बर्ट का जो अप्रोच है उसको बहुत माना जाता है और ब्लूम के उपागम को लेकर के हम लोग चलते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली जो है उसके आधार पर ही सारे लेसन प्लान बनाए गए हैं और अभी वर्तमान में ब्लूम की भी कुछ चीज़ों को उसमें जोड़ा गया है। तो आज हम अभी बात करने वाले हैं कि हर्बर्ट का जो उपागम है या हर्बर्टाइन उनका पूरा नाम है, उनके जो अप्रोचेस हैं वो क्या हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर्बर्ट जो है पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष एप्रिसिएशन के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार मन और पर्यावरण के संपर्क में आने से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम किसी वातावरण में जाते हैं तब हमारे मन से बहुत तरह की बातें निकलती हैं। ये विचार सर्वप्रथम चेतन मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और फिर अचेतन में चले जाते हैं। जब कभी मनुष्य के सामने इन अचेतन मस्तिष्क के विचारों से संबंधित कोई नया विचार उपस्थित होता है, तब ये विचार चेतन मस्तिष्क पर आ जाते हैं और नए विचारों से अपने संबंध को स्थापित कर लेते हैं। ये उनकी सोच थी कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, सोचते हैं और वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है और जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वो हमारे चेतना में आ जाते हैं और उससे ही संबंधित दूसरी चीज़ें जो है वो जागृत अवस्था में आ जाती हैं। इस प्रकार से ज्ञान की श्रृंखला जो है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए हर्बर्ट महोदय ने इस बात पर अधिक बल दिया था कि शिक्षण करते समय ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। उनका ये मानना था कि हमेशा जब भी कोई टीचर कुछ पढ़ाए तो उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। अर्थात ये है कि पहले आप कुछ ऐसी चीज़ें दिखाइए जिनको बच्चा समझता है और जानता है और फिर उससे चलते हुए आप छोटे छोटे प्रश्न पूछिए। जैसे मान लीजिए यदि हमें अपने गांव के बारे में या घर या एक वृक्ष के बारे में पढ़ना है तो हम कोई पेड़ या पत्ता दिखा सकते हैं कि ये क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके घर के बगल में क्या है। इस तरह से हम एक एक चीज़ को करते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की बात को जब इन्होंने अपने उपागम में डाला तो वहाँ से प्रस्तावना प्रश्नों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हर्बर्ट महोदय ने इस पर बल दिया कि एक टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएं और बच्चों को जो भी नया ज्ञान दें उसका संबंध उनके अर्जित ज्ञान से जोड़कर बताना चाहिए। और ये बात भी सच है कि आप किसी छोटे बच्चे को जब पढ़ाने जाते हैं और आप उससे उस तरह की चीज़ें पूछते हैं जिनको वो जानता है तो उसकी नज़रों में एक कल्पना शक्ति उत्पन्न होती है और वो कल्पना में, जैसे आपने देखा होगा बचपन में जब हमारे शिक्षक हमें कहानी सुनाते थे तो हमें बिल्कुल आंखों के सामने वो चित्र खिंच जाता था। तो इसी तरह से ये बात बिल्कुल होती है कि जब आप उनको उनसे संबंधित कोई ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके बारे में वो जानते हैं तो बच्चा जो है वो नए ज्ञान को पुराने से संबंधित करके बहुत जल्दी से सीखता है। हर्बर्ट ने बताया कि सीखना तभी संभव है जब सीखने वाला क्रियाशील हो। उनके अनुसार क्रियाशील होने के लिए मस्तिष्क 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। सीधी सी चीज़ है कि अगर आप कोई सो रहा है और आप उसको जगा करके ज़बरदस्ती आप उसको कहोगे तो वो नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में सीखना चाहता है और आप उसको बताएंगे तो वो बहुत जल्दी से एक्टिव होकर के आपकी सारी चीज़ों को सीख जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सीखना जो है उसमें मस्तिष्क को क्रियाशील करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है आपका अवलोकन, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। दूसरा है आशा, जिसको हम एक्सेप्टेशन कहते हैं। और तीसरा आपका मांग है जो डिमांड है और चौथा आपका क्रिया है जिसको हम एक्शन कहते हैं। उन्होंने मानसिक क्रियाओं के इस क्रम में शिक्षण के 4 पद निश्चित कर दिए। तो
सबसे ज़रूरी चीज़ उन्होंने क्या की कि आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, दूसरा चीज़ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पता होना चाहिए, आप चाहते क्या हो ये पता होना चाहिए, और उस चाहने की बीच में आप क्या करके उसे प्राप्त करोगे, ये चीज़ें आपको होना चाहिए। इस क्रम में भी उन्होंने 4 पद दिए हमें, जिसमें एक दी उन्हें स्पष्टता या क्लियरनेस। तो क्लियरनेस में क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो आप जब अच्छे से समझ पाते हैं तो वो स्पष्ट हो जाती है। दूसरा है आपका संबंध, जिसमें एसोसिएशन आता है, जहाँ पर एक दूसरे से आप जुड़ करके कार्य को करते हैं। और व्यवस्था, सिस्टम, और सिस्टम के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। और अंत में आपका व्यवहारिक प्रयोग या मेथड कहलाता है। तो इसमें आप किसी भी विधि के द्वारा चीज़ों को आसानी से सीखते हैं। जैसे स्पष्टता से उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले शिक्षार्थी के सामने आप विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को उन्हें देखने समझने का अवसर देते हैं, तो वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं, और उसके बाद उनको अवसर देते हैं, और संबंध से में वो पाठ्य सामग्री का संबंध जो है वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया जाता है कि क्या बेटा आपने ये देखा है, आपके आसपास क्या ये है, आपके घर में क्या है, ये चीज़ें हैं कि नहीं, इस तरह से हम जोड़ते हैं। और व्यवस्था पद पर पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध करके हम व्यवस्थित कर देते हैं। चौथे और अंतिम पद व्यवहारिक प्रयोग में छात्रों को सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने के हम अवसर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें 4 पदों में होती हैं। अब हार्वर्ड के जिलेर ने, उनके एक शिष्य थे जिलर, उन्होंने 4 पदों को 5 पदों में अभिव्यक्त कर दिया, जिसमें पहला लिया उन्होंने प्रिपरेशन, जिसको तैयारी कहते हैं। प्रस्तुति में प्रेजेंटेशन आया, तुलना में कंपैरिजन आया, सामान्यीकरण में जनरलाइजेशन आया, और प्रयोग में एप्लीकेशन आया। और इन्हीं पदों को हर्बर्ट की 5 पद प्रणाली कही गई है, जिसको हर्बर्टाइन 5 स्टेप ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अब प्राय तैयारी के स्थान पर, प्रिपरेशन के स्थान पर आप देखते होंगे कि प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का प्रयोग होने लगा है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसी के नाम से जानी जाती हैं। अब इस क्रम में शिक्षण करने में आप आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। स्थायी सीखना तभी संभव हो पाता है जब आप पहले ज्ञात से अज्ञात से की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, तभी हो पाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य होता है, और फिर हर विषय के हर पाठ के शिक्षण में इन 5 पदों का पालन करना जो होता है वो युक्ति संगत है, लेकिन फिर भी कई कई जगह हम इनका युक्ति संगत प्रयोग नहीं कर पाते। ये भी अनुभव किया जाता है कि अध्यापक जो हैं वो इन पदों का अंधानुकरण करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अरे ऐसा बनाना है, तो बनाते चले जाते, तो हमें ये भी नहीं करना है। कुछ विद्वान इस प्रणाली पर एक दोष भी आरोपित करते हैं, क्योंकि वो इसमें केवल ज्ञान के विकास पर बल देते हैं, बच्चों के भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष के विकास में कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। परंतु ये सभी दोष हार्वर्ड द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पदों के नहीं, बल्कि इन पदों का सही अर्थों में प्रयोग ना कर पाने का है। जैसे मैंने देखा कि जनरली जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको प्रस्तावना के प्रश्न जब बताते हैं, तो कई शिक्षक आपको समस्यात्मक प्रश्न कब बनते हैं ये बताते हैं, लेकिन अधिकांश आप देखिए सभी विद्यार्थी आसानी से प्रश्नों के उत्तर लिखते जाते हैं, और समस्यात्मक प्रश्न का कहीं कोई जिक्र नहीं करता। तो ये भी गलत है। आपको लेसन प्लान में जितनी समस्याएं आती हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए लेसन प्लान को बनाना चाहिए, और टीचर को हर तरह के लेसन प्लान को अपने बच्चे को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको हर तरह का किस किस मेथड से बनाए जाते हैं प्लान, ये आपको सीखना ज़रूरी है। आप केवल खाना पूर्ति ना करें कि मुझे 20 प्लान बनाने हैं तो मैं बस ऐसे बना करके कॉपी करके और करूँगा, तो इस तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल ना बढ़ाएं। तो हार्वर्ड के उपागम का प्रयोग हम अपने देश में करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि प्रस्तावना से लेकर के गृह कार्य तक और विशेष और संदर्भ ग्रंथ तक बहुत तरह की चीज़ें हार्वर्ड ने जो अपनाई हैं, अगर हम उनको विधिवत प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अच्छे से यूज़ की जा रही हैं। और अभी हमने देखा कि डीएलएड के पाठ्यक्रम में ब्लूम के उपागम को भी अपनाया गया है, और सक्रिय अधिगम
प्रविधि के आधार पर लेसन प्लान में कुछ चेंजेस किए गए हैं। बीएड के तो लेसन प्लान जो है वो उसी आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं पाया जाता है कि जैसे भाषा का जो लेसन प्लान होता है उसका तरीका अलग होता है, लेकिन जनरल लोग बस सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य की तरह बनाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाषा में कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण का क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखते हुए एक ही धर्रे पर आप विद्यार्थियों को ना सिखाएं और विद्यार्थी भी बहुत अच्छे से विषय के अनुरूप ही चीज़ों को सीखें। और ये देखें कि अगर आपको लगता है कि आपका शिक्षक आपको गलत बता रहा है तो आप उसका विरोध करें, सीख करके उनको बताएं कि मैडम मैंने ये पढ़ा है, इस तरह का है, सर ये ऐसा होता है, लेकिन आप खुद गलत ना सीखें और दूसरों को भी गलत ना बताएं। आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको हर विषय के पाठ्य योजना के बारे में बताऊंगी, तो आप उसकी तैयारी करें और बहुत अच्छे से सीखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।